कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा। लखनऊ में शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। किरणों की लपलपाती दुबली पतली असंख्यों नागिनें तरुलता गुल्मों की पृथ्वी से लिपटी हुई कण-कण को डस रही हैं। उन्हीं के विष की तीव्र ज्वाला भाप में उड़ती हुई हवा में लू होकर झुलसा रही है। तमाम दिन बड़े बड़े लोग खसखस की तरह टाटियों के अंदर बंद रहकर काम और आराम करते हैं। इसी समय यूरोप की मुख्य भाषाओं का समझ भर के लिए अध्ययन कर लंदन की डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि लेकर लौटा हुआ कुमार स्थान रहने पर भी योग्यता की अस्वीकृति से उदास कलकत्ता विश्वविद्यालय से लखनऊ आया हुआ है। यहाँ कोई स्थायी अस्थायी काम मिल जाए, पर चूंकि किसी चांसलर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर या कलेक्टर से उसकी रिश्ते की गिरह नहीं लगी, इसलिए किसी को उसकी विद्वत्ता का अस्तित्व भी नहीं मालूम दिया। जांच करने वाले ज्यादातर बंगाली सज्जन एक राय रहे कि M.A. में किसी तरह ढिसट गया है, थीसिस चोरी की होगी। एक अस्थायी जगह लखनऊ विश्वविद्यालय में बाबू कामिनी चरण चटर्जी की छुट्टी से हो रही थी, वहां बाबू यामिनी हरण मुखर्जी आ गए। ये PhD ही थे, पर इनकी पूंछ में बालों का गुच्छा मोटा मिला। कुमार फिर जगह की तलाश में क्रिश्चियन कॉलेज गया, पर वहां भी वर्णाश्रम धर्म वाला सवाल था। देखकर विद्या ने आंखें झुका लीं और हमेशा के लिए ऐसे स्थलों का परित्याग कर देने की सलाह दी। यूरोप से लौटे हुए कुमार की दृष्टि में कर्मण्येवाधिकारस्ते का ही महत्व है, इसलिए मन में हार की प्रतिक्रिया न हुई। कोहनूर होटल की नीचे वाली मंजिल में टिका हुआ है। सामने के कमरों में 2-3 बाबू और रहते हैं, शायद अलग अलग दफ्तरों में नौकर हैं। रात को कमरों से बाहर सड़क के किनारे चारपाइयां डालते हैं। ठंडी ठंडी हवा लगती है, नींद अच्छी आती है। सब जगह हताश होकर भी कुमार दिल से दृढ़ रहा। यूरोप जाते वक्त भी उसे समाज का सामना करना पड़ा था, लौटकर और करना पड़ेगा, यह पहले से निश्चय कर चुका था। इसलिए हिच जरा भी नहीं खाई। एक तरंग उठी और दिल बहलाव की स्वाभाविक प्रेरणा से गुनगुनाने लगा। गुनगुनाते गुनगुनाते भावना पैदा हुई, गाने लगा। रात के 9:30 का समय होगा। गाना समाप्त हुआ कि सामने के सुंदर मकान से हारमोनियम का स्वर गूंजता हुआ सुन पड़ा। फिर किशोरी कंठ का ललित संगीत तरुणी भाव के मधुर आवेश में गा रही थी। तुम्हारे करियाची जीवनेर ध्रुव तारा। कुमार का हौसला अभी पूरा न हुआ था। पुनः संगीत का श्री गणेश उसी ने किया था, इसलिए वह भी गाने लगा। पर गाता क्या, भाव के आवेश में शब्दों का ध्यान ही जाता रहा। जब एक जगह रागिनी गाई जा रही हो, तब दूसरी रागिनी गाना असंभव भी है, दुखकृत भी। भाव के आवेश में कंठ उन्हीं पदों पर ठहरने लगा। एक ही पद के बाद हारमोनियम बंद हो गया, पर कुमार की गलेबाजी चलती रही। हारमोनियम क्यों बंद हो गया, इस तरफ ध्यान देने की उसे फुर्सत भी नहीं हुई। उसकी तानमुर्की समाप्त हुई। उधर ग्रामोफोन में किसी बंगाली महिला का काफी ऊंचे स्वरों में, जहां उसके पुरुष कंठ की पहुंच नहीं हो सकती, टैगोर स्कूल का गाना होने लगा। ये चाल और चालाकी कुमार समझ गया। साथ साथ ये भी उसके ख्याल में आया कि इस स्वर से गला मिलाकर गाने की उसे चुनौती दी गई है। उसने गला 1 सप्तक घटा दिया, इससे उसे सहूलियत हुई। वह इतने ही स्वरों पर गाता था। टैगोर स्कूल का ढंग भी उसे मालूम था। तमाम किशोरावस्था बंगाल में बीती थी। गाने लगा, बल्कि कहना चाहिए, अगर कंठ के कामिनीत्व को छोड़कर कमनीयत्व की ओर जाया जाए तो कुमार ने ही बाजी मारी। एकाएक गाने के मध्य में रिकॉर्ड बंद हो गया। गाड़ी वाले बरामदे की छत पर एक तरुणी आकर रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। होटल की ओर देखा, कई चारपाइयां पड़ी थीं। कुमार का गाना बंद हो चुका था। वह तकिए पर सिर रखे एक भले आदमी की तरह उसी ओर देख रहा था। तरुणी निश्चय न कर सकी कि उसे चिढ़ाने वाला किस चारपाई पर पड़ा है। एक बार देखकर छूंछू गोरु गाधा कहकर तेजी से फिरकर चली गई। कुमार समझकर निर्विकार चित्त से करवट बदलकर भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते गाने लगा। गाने के भीतर गाली की ध्वनि छूंछू गोरु गाधा बार बार गूंजती हुई सुन पड़ने लगी। कुमार ने गाना बंद कर दिया। विचार करने लगा, सोचकर हंस पड़ा। गाली की तरफ ध्यान न गया, क्योंकि गाली के साथ साथ उसकी वजह भी सामने आई। जहां गाली की कठोरता की तरह उसकी वजह मुलायम हो, वहां कोई मूर्ख गाली की तरफ ध्यान देगा। वह मूर्ख नहीं। कोरे छूंचो गोरू गाधा में क्या रखा है न, इनमें से वह कुछ है। वह उस भाव को सोच रहा है जो गाली देते वक्त जाहिर हुआ था, जिसमें गाली सुनाने की स्पर्धा को शालीनता से दबा रखने की शक्ति भी साथ साथ प्रकट हुई थी। जहां भय था कि जिसे सुनाती हूं उसके सिवा दूसरा तो न सुन लेगा। जिसमें पाप के विरोध में खड़ी होने की सरल पुण्य प्रतिभा थी, भले ही वह पाप दूसरों के विचार में पाप न हो। युवती के मनोभावों की सुखस्पर्श उधेड़ बुन में कुमार को बड़ी देर हो गई। रात काफी बीत चुकी,
पर न पी हुई उस मधु को एक बार पीकर बार बार पीने की प्यास बढ़ती गई। आंखें न लगीं। उन विरोधी भावों में प्राणों के पास तक पहुंचने वाली इतनी शक्ति थी कि वह स्वयं उसको धीरे धीरे प्राणों को आवृत्त करने वाली कोमलता से मिलता हुआ परास्त हो गया। जब आंखें लगी तब वह जैसे उसकी पूर्ण पराजय की ही सूचना हो। तब तक रात के 2-3 का समय हो चुका होगा। नींद जैसे युवती के पढ़े जादू का नशा हो। कुमार की आंखें खुलीं जब सूरज निकल आया था। मुंह पर धूप पड़ रही थी। पास के और सोने वाले उठकर चले गए थे। भ्रमण समाप्त कर लौट चुके थे। कुछ देर से जाने वाले लौट रहे थे। रास्ते पर काम से चले लोगों की काफी भीड़ हो रही थी। जगने के साथ ही जिस तरफ को मुंह था, आंखें सीधे उसी तरफ आप ही आप गईं, जिस कल्पना को लेकर वह सोया था। जगने के साथ ही अपनी मूर्तिमत्ता में लीन न होने के लिए उसी तरफ वह चली। सामने टेलीग्राफ के पोस्ट को बांधने वाले एक तार पर उसी मकान के भीतर से मधुमाधवी की एक लता ऊपर तक चढ़ी हुई प्रभात के वायु से हिल हिल कर फूलों में हंस रही थी। उसी की फूली 2 शाखाओं के अर्धवृत्त के भीतर से दिखती हुई 2 आंखें कुमार की आंखों से एक हो गईं। उसकी कल्पना जैसे सजीव परिपूर्ण आकृति प्राप्त कर सामने खड़ी हो। इस खड़े होने के भाव में भी रात का वही भाव स्पष्ट था। सारी देहलता की आड़ में छिपी हुई मुखलता के 2 भुजों के बीच जैसे छिपने का पूरा ध्यान रखकर खड़ी हुई हो। बरामदे पर सुबह शाम रोज वह वायु सेवन के लिए बाहरी दृश्य देखने की इच्छा से निकलती थी। जरूरत पर यूं भी आती थी। कल जिसे गाली दी, मुमकिन आज देख लेने के लिए आई हो। पहचानती नहीं, सोते कुमार को देखा हो, आंखों को अच्छा लगा हो, इसलिए छिपकर देखने लगी हो। कोई भी कुमार को सुंदर कहेगा। उसके सोते समय युवती किस भाव से, किस दृष्टि से देख रही थी नहीं मालूम, पर उसके सोने पर भी उसके ललाट, चिबुक, नाक और मुंदी आयत आंखें विद्या के परिचय से प्रदीप्त रहती है। लंबे बाल कानों को ढककर कपोलों तक आ जाते हैं। कोरे चेहरे पर केवल साबुन से धुले सुनहरे बाल किसी मनुष्य को एक बार देखने के लिए खींच लेंगे। मुख और बालों की ऐसी मैत्री है, कुमार के देखते ही युवती लजा गई। उसी की प्रकृति ने उसकी चोरी की गवाही दी। आंखें झुक गईं, होठों पर पकड़ में आने की सलज मुस्कुराहट फैल गई। सामने मधुमाधवी की लता हवा में हिलने लगी। पीछे सूर्य अपने ज्योतिमंडल में मुख को लेकर स्पष्टतर करता हुआ चमकता रहा। युवती छिपने के लिए पहले से तैयार थी, पर छिप न सकी। कुमार अपनी कल्पना को सुंदर प्रकृति के प्रकाश में घिरी प्रत्यक्ष सजीव अपार रूप राशि के भीतर सलज्ज सहानुभूति देती हुई देर तक देखता रहा। जैसे कल गाली देने के कारण आज वह मूर्तिमती क्षमा प्रार्थना बन रही हो। जैसे कल के भीतर वाले भाव आज व्यक्त रूप धारण कर रहे हों। सुंदर को सभी आंखें देखती हैं, अपनी वस्तु को अपना सर्वस्व दे देती हैं। क्यों देखती हैं, क्यों दे देती हैं? इसका वही कारण है जो जलाशय की और जल के बहाव का रूप ही दर्शन की सार्थकता है। जहाँ एक रूप ने दूसरे रूप को, आंखों ने सर्वस्व सुंदर आंखों को चुपचाप क्या दिया, हृदय ने चुपचाप दोनों ओर से क्या समझा। मौन के इतने बड़े महत्व को पुखरा भाषा कैसे व्यक्त कर सकती है? दोनों देख रहे थे। उसी समय एक बालिका आई, बहन के सामने खड़ी होकर रेलिंग पकड़े हुए पंजों के बल उठकर अजाने मनुष्य को एक बार देखा, फिर दीदी को देखकर दौड़ती हुई चली गई। पकड़ में आकर हटते हुए युवती के पैर नहीं उठ रहे थे। वह रेलिंग पकड़े हुए मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगी, होठों में मुस्कुरा रही थी। कुमार उठकर कमरे के भीतर चला गया। एक साधारण रूप से अंग्रेजी रुचि के अनुसार सजा हुआ कमरा, एक नेवाड़ का बड़ा पलंग पड़ा हुआ, पायों से 4 डंडे लगे हुए, ऊपर जाली की मसहरी बंधी हुई, पलंग पर गद्दे चदरे आदि बिछे हुए, चारों ओर तकिए, बगल वाले 2 लंबे गोल सिरहाने और पायते के कुछ चपटे कोनों के 2 सिरहाने सूचित करते हुए 2 बड़े शीशे आमने सामने लगे। दीवार पर चुनी हुई तस्वीरें परमहंस रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबू चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू आदि की बड़े आकार वाली। इनके नीचे एक एक बगल मासिक पत्रों में निकली हुई आशा, भावना, कविता, शरत, वासंती, वर्षा आदि की काल्पनिक तस्वीरें, फिर भी तस्वीरों की अधिकता न मालूम देती हुई। लोहे की छड़ों के बाहर से पूरे दरवाजे के आकार की खिड़कियों का आधा ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ, आधा नीचे वाला बंद। पूर्व वाली खिड़कियों से प्रभात की हल्की धूप आती हुई। एक और एक मेज, जिसके 2 ओर 2 कुर्सियां, एक पर वही बालिका बैठी पड़ रही है। इसी समय उसकी दीदी कमरे में आई और दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। सामने बालिका के रोज के पढ़ने की तालिका रखी थी। उठाकर देखने लगी। मन का दृष्टि के साथ सहयोग न था, इसलिए देखकर भी कुछ न समझ सकी, केवल लिखावट पर निगाह दौड़ा कर रह गई।
मस्तिष्क तक विषय का निश्चय न पहुंचा। तालिका रखकर युवती बहन को हंसती आंखों देखने लगी। फिर पूछा, अच्छा, नीली बालिका का नाम नीलिमा है। हमारे सामने वाले बैडमिंटन ग्राउंड 2 घोड़े 2 दिन में चले, तो एक घोड़ा कितने दिन में चलेगा? उच्छ्वास से उमड़ती हुई उसकी ओर मुंह बढ़ाकर उसी वक्त बालिका ने उत्तर दिया, 1 दिन में। चट से एक चपत पड़ी। बालिका गाल सहलाती हुई सजल आंखों से एकटक बहन की चढ़ी त्योरियां देखने लगी। इसी समय एक दासी ने आकर कहा, दादा बुलाते हैं, यामिनी बाबू मोटर लेकर आए हैं, हवाखोरी को जा रहे हैं। युवती दासी की बातें सुन रही थी कि एक ओर से बालिका निकल गई, सीधे यामिनी बाबू के पास पहुंची। यामिनी बाबू उसका आदर करते हैं। उस समय उसका दादा सुरेश वहां न था। कपड़े बदलने के लिए निरुपमा को बुलाकर अपने कमरे में गया हुआ था। बालिका अच्छी तरह जानती है कि यामिनी बाबू उसकी दीदी को प्यार करते हैं और उसके घर वालों की इच्छा है कि उसकी दीदी का यामिनी बाबू से विवाह हो। फिर मन ही मन दीदी के प्रति रुष्ट होकर बोली, वह जो बड़े बड़े बाल वाला हिंदुस्तानी है ना, उस होटल में आज सुबह गाड़ी वाले बरामदे पर खड़ी दीदी उसे देख रही थी। वह भी दीदी को देख रहा था। बालिका की बात का असर सांप के जहर से भी यामिनी बाबू पर ज्यादा हुआ। प्रेम और संसार की नश्वरता का सच्चा दृश्य उन्हें देख पड़ने लगा। याचिंत सयामी सतम आदि अनेक पुण्य श्लोक याद आने लगे। इसी समय बालिका ने कहा, अभी मुझे पढ़ा रही थी। पूछा, उस बैडमिंटन ग्राउंड की घास 2 घोड़े 2 दिन में चरे तो एक कितने दिन में चरेगा? कितना सीधा सवाल है। हमारे स्कूल में जबानी पूछा जाता है। मैंने ठीक जवाब दिया, पर दीदी ने मुझे मार दिया। बालिका जीने की तरफ देखकर सभय चुप हो गई। दासी के साथ निरुपमा धीरे धीरे उतर रही थी। अचपल दृष्टि गौरव की प्रतिमा बालिका व्याकुल हो गई कि पीछे वाली बात इसने सुन न ली हो। निरुपमा नीचे के बरामदे में पहुंचकर धीरे धीरे नीली के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बगीचे की ओर देखने लगी। नीली को विश्वास हो चला कि नहीं सुना, फिर भी धड़कन थी, इसलिए इस प्रकार स्नेह का दान पाने पर भी खुलकर कुछ बोल न सकी। छरी की तरह चुपचाप सीधी खड़ी रही। यामिनी बाबू के वैराग्य शतक की शक्ति निरुपमा के आने के बाद से क्षीण हो चली। रूप के साथ आंखों का इतना घनिष्ठ संबंध है। पतंग एक दूसरे पतंग को जलकर भस्म होते देखता है पर रह नहीं सकता। इतना बड़ा प्रत्यक्ष ज्ञान भी रूप के मोह से उसे बचा नहीं सकता। वह दीपक को सर्वस्व दे देता है। दीपक अपने ही स्थान पर जलता रहता है। निरुपमा की दृष्टि में चाह नहीं, ऐसा कौन कहेगा? उसकी दृष्टि से उसकी बातें सुनकर सभी उसे प्यार करने लगते हैं, जो जिस तरह के प्यार का हृदय में अधिकार रखता है। और वह क्षमा है जो बाहर की भस्म को ही भस्म करती है। इसलिए वैराग्य शतक का कृत्रिम भस्म उसके ईट ही दृष्टिपात से अपनी स्वर्गीय सत्ता में मिलित हो गया। यामिनी बाबू उमड़कर कुछ क्षण के लिए पहले से हो गए। तबीयत अच्छी न रहने के कारण निरुपमा की इच्छा दासी को लौटाल देने की थी, पर भाई के बुलावे का ख्याल कर चली गई। उसके आने के कुछ ही देर में सुरेश बाबू भी कपड़े बदल कर आ गए। मोटर रास्ते के किनारे लगी हुई है। यामिनी बाबू के साथ सुरेश बाबू बहन को बुलाकर आगे आगे चले। नीली को साथ लेकर पीछे पीछे निरुपमा चले। नीली के जाने की कोई बात न थी। इधर जब से यामिनी की सुरेश बाबू से घनिष्ठता हुई, भाई के कहने से केवल निरुपमा साथ जाती थी। कभी कभी नीली यों प्रायः जाने के लिए खड़ी छलकती रहती थी। सुरेश बाबू डांट देते थे। कभी कभी पढ़ने के लिए खुलकर भी कड़ी जबान कह देते थे। वह लाज से मुरझाकर लौट जाती थी। भाई की आज्ञा पर कुछ कहने का अभ्यास निरुपमा को पहले से न था। किसी बगीचे के पास मोटर से उतरकर टहलते हुए सुरेश बाबू निरुपमा को अकेली छोड़ देते थे। यामिनी बाबू को बातचीत की सुविधा हो जाती थी। कुछ देर बाद किसी कुंज से टहलकर सुरेश आते थे। इस प्रकार दोनों का परिचय बढ़ गया है। दोनों के हृदय निश्चय ही बंध चुके हैं। अंग्रेजी पढ़ने पर भी प्राचीन विचारों की महिलाओं में रहने के कारण निरुपमा हिंदू संस्कारों में ही ढली है। भाई तथा अपर स्त्रियों का निश्चय ही उसका निश्चय है। पर यामिनी बाबू यूरोप की हवा खाकर लौटे हैं, इसलिए इस वैवाहिक प्रसंग पर कुछ अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। सुरेश अपने बंगाली समाज की वर्तमान खुली प्रथा के समर्थक हैं, पर एकाएक यामिनी बाबू को दी पूरी स्वतंत्रता से अभ्यास के कारण निरुपमा को संकोच पहुंच सकता है। इस विचार से धीरे धीरे रास्ता तय कर रहे हैं। चिलिमा का साथ रहना यामिनी बाबू को पहले से पसंद ना था, पर आज सुरेश के मना करने से पहले उसे बुलाकर ड्राइवर की सीट की बगल में अपने पास बैठा लिया। सुरेश बाबू निरुपमा के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ ही रहे थे कि होटल के सामने बरामदे पर कुमार खड़ा हुआ दिख पड़ा। नीली यामिनी बाबू को कोंचकर होटल की तरफ देखने लगी। यामिनी बाबू कुमार को देखकर निरुपमा को देखने लगे। नीरू सिर झुकाए बैठी थी।
कुमार देखता रहा। मोटर चल दी, सीधे सिकंदर बाग गई। एक जगह सब लोग उतरकर इधर उधर इच्छानुसार टहलने लगे। यामिनी बाबू नीली के साथ एक कुंज की तरफ गए। भ्रम था ही सोचते हुए नीली से पूछा, क्या पूछा था नेरू ने तुमसे? चलिए मुस्कुराकर बोली, आप भूल गए, आप याद नहीं रख सकते? अच्छा, उसमें घोड़े हैं, बतलाइए। हाँ, 2 घोड़े। 2 दिन में तो एक? क्या कहा तुमने? 1 दिन में, कहकर नीली समझदार की तरह हंसने लगी। अच्छा, इसलिए मारा तुम्हें? आवाज ऐसी थी कि नीली ने सहृदयता सूचक न समझी। एक विषय दृष्टि से यामिनी बाबू को देखने लगी। अब यामिनी बाबू को नीली की मैत्री खटकने लगी। नीली के भविष्य पर अनेक प्रकार की शंकाएं उन्होंने की। चिरू के प्रति जितने विरोधी भाव थे, एक साथ तेज हवा में बादलों की तरह कट छट गए। प्रेम का आकाश पहले सा साफ हो गया। निरुपमा की ओर अभियुक्त की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगे। वह एक चंपा के किनारे खड़ी फलों की शोभा देख रही थी। सोच रही थी, इनकी प्रकृति इनका कैसा विकास करती है, ये कितने कोमल हैं। खुली प्रकृति की संपूर्ण कठोरता, उपद्रव और अत्याचार बर्दाश्त करते हैं। इनके स्वभाव से मनुष्य क्या सीखता है? केवल सौंदर्य के भोग के लिए इनके पास आता है। कुमार कमरे में अन्य मनस्क भाव से एक कुर्सी पर बैठ गया। चिंता राशि फल के छिलके पर खुले रंग जैसे मुख पर रंगीन हो आई। स्वच्छ हृदय के शीशे पर अपने ही रूप का प्रतिबिंब पड़ा। इसे ही वह प्यार करता था। अन्यत्र भी यही प्रतिफलित होता था, जहां उसकी ज्ञानेंद्रियों को आनंद मिलता था। इस तरह प्यार आप अपना आकर्षण पैदा करता था। मनुष्य होकर पश्चात विद्वान बनकर इसी की रक्षा के लिए वह तत्पर रहा था। हृदय का निष्कलुष तत्व जीवन के पथ पर पथिक जीव के विचलित स्खलित होने पर मलिनत्व को प्राप्त होता, क्रमशः उसे पतित कर देता है। यह वह जानता था। पहले स्थूल रूप से समझा था, अब सूक्ष्म रूप से जानता है। पहले यह प्यार शक्ति के रूप में था, जब उसे मनुष्योचित शिक्षा के अर्जन की धुन थी। इसीलिए समाज और घर वालों का विरोध उसने किया था, अपनी शिक्षा के समस्त सोपान तय करने के लिए। अब वह अपनी प्रज्ञा में स्थित है, उसकी पुष्टि में लगा हुआ। इसीलिए जो ठोकरें मिल रही हैं, उन्हें दूसरों की कमजोरी समझकर वह समर्थ होकर संसार के मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है। उस पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। वह कुछ भी पूरा नहीं कर सका। दूसरे अपने स्वार्थ के समक्ष उसे अपरास्त करार देते गए हैं। वह पुनः पुनः संभलता, पैर उठाता बढ़ता जा रहा है। यही उसके चेहरे पर खिली रंगीनी है और भविष्य के कार्यक्रम पर विचार उसकी चिंता। कड़ी में टन टन कुछ बजा 8 है, 9 या 10, उसे पता नहीं, गिना भी नहीं। एकाएक सामने टेबल पर नजर गई, देखा चाय रखी हुई है, ऊपर से धुआं नहीं उठ रहा। प्याले में हाथ लगाकर देखा, तभी पीने लाए थे, उठाकर पीने लगा। नौकर फिर आया, बाबू कल शाम को यह चिट्ठी आई, मैनेजर साहब देर से आए, इसलिए कल नहीं भेजी जा सकी। सामने चिट्ठी रखकर चला गया था। चाय पीकर कुमार ने चिट्ठी खोली, उसके छोटे भाई की लिखी है। पढ़ने लगा, लिखा है, खर्च नहीं चलता, माँ के पास भी खर्च नहीं, गांव वालों को कुछ भी सहानुभूति नहीं, न्योते नहीं आते, ऐसी और कुछ बातें। कुमार ने सड़क की ओर चिंता की दृष्टि से देखा। एक बुढ़िया पैक करने वाले बॉक्स की 4 पहिए वाली गाड़ी पर एक बुढ़े को खींचती लिए जा रही थी। आंखें छलछलाईं, धीरे धीरे आकृति गंभीर हो गई। एक निश्चय साथ साथ आया। टाई, मोजा, पतलून, कोट, जूता जल्द जल्द पहनकर, जेब देखकर कैप लेकर बाहर निकला। सुरेश ने नीली को बुलाकर यामिनी बाबू से कहा, हम लोग जाते हैं, जल्द काम है, तुम पैदल नेरू को लेकर आओ। सुरेश मोटर ले गए। निरुपमा समझकर एक बार लज्जित हो चंपे के झाड़ की तरफ देखने लगी, यामिनी बाबू से भाव की आंख बचाने के लिए। यामिनी बाबू दिल से खुश हुए। आज उन्हें पहले पहल नेरू के साथ अकेले टहलने का लंबा समय मिला है। बराबर आकर नेरू की उंगलियां देखते हुए बोले, खूबसूरत उंगलियों की चंपे से उपमा दी जाती है। हो उसी वक्त मुंह फेर कर नेरू ने कहा, देह के रंग से भी पर मुझे बड़े चमगादड़ के पंजे सा लगता है। यामिनी बाबू का आधुनिक श्रृंगार खिल गया। उपमा सोचकर हंसे, मजाक में आया श्रृंगार का पूरा मजा लेकर पूछा, अच्छा बंगला में किसकी कविता तुम्हें अच्छी लगती है, रवि बाबू की? नहीं, निरुपमा चलती हुई चंपे की एक पत्ती खोंटकर बोली, गोपाल भाण की। इस बार यामिनी बाबू को एक धक्का लगा, फिर सच्चे कवि प्रेमी हो रहे थे। निरुपमा हास्य प्रिया, गोपाल भाण के भाव से उन्हें पराभव मिला, पर फिर भी निर्मल हृदय के निकले व्यंग्य से भीतर ही भीतर एक आनंद का उद्रेक हुआ, जो स्त्री पुरुष वाले भेदात्मक प्रेम को अभेद मैत्री में बदल देता है। परंतु यामिनी बाबू प्यासे मनुष्य थे, पानी चाहते थे, स्थूल कर से लेकर पीना, शांति नहीं जो अपने सूक्ष्म स्पर्श से तृष्णा को बुझा देती है। बोले,
हम जिस संबंध में बंधने जा रहे हैं तुम्हें मालूम हो ही चुका होगा। उस पवित्र संबंध से मुझे पूर्ण आशा है कि हम सुखी होंगे। दिवस व रात्रि के प्रकाश और अंधकार के प्रवाह में हमारे जीवन के खिले हुए फूल मुक्त भाव से बहते हुए संसार की परिधि को पार कर जाएंगे। निरुपमा को जैसे किसी ने गुदगुदा दिया। देर तक अपने को रोके रही, संभल कर भी उत्तर न दे सकी, चली गई। मौन को सम्मति लक्षण समझकर यामिनी बाबू ने कहा, अब समय अधिक नहीं और खर्च कुछ अधिक करने का विचार है। एक दफा कानपुर जाना होगा। रेहन की एक संपत्ति है, हालांकि करार की मियाद पूरी हो चुकी है, पर रजिस्ट्री की अभी है। उसका फैसला हो जाए तो रुपए काफी हाथ आ जाएं। बिल्कुल मौन रहना नीरू को अनुचित जान पड़ा। पूछा, कैसी संपत्ति? नीरू बगीचे से बाहर निकली घर चलने के लिए। साथ चलते हुए यामिनी बाबू बोले, एक हिंदुस्तानी की है, 2 मकान हैं। बाबा पिता ने रहन रखे थे, अब उनके न रहने से सारा भार मुझ पर है। कॉलेज की छुट्टियों में एक बार हुआ आऊंगा, मुख्तार को समझा दूंगा। मकरूज रुपयों का इंतजाम कर भी सकता है दूसरी जगह से। नीरू सड़क के सीधे देखती हुई बोली। रास्ते से कुछ दूर एक चमन में खिले अमलतास के रहे सुंदर पीले फूलों को प्यार की दृष्टि से देखती हुई चली गई। अब उतनी गुंजाइश नहीं, बाबा ने पहले ही हिसाब लगा लिया था। मजाक के गले से यामिनी बाबू ने कहा, मखरूज का भी देहांत हो गया है, सुना है उसका लड़का विलायत से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होकर आया है। मैंने देखा नहीं, उसके बाप को भी नहीं, मुमकिन देखा हो याद नहीं। मैं जिस जगह पर हूँ इसके लिए एक डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ने कोशिश की थी, मुमकिन वही हो। यामिनी बाबू कुछ याद कर हंसे। आप उससे बड़े विद्वान साबित आए। स्वर को चढ़ाव उतार से राहत कर निरुपमा ने कहा। यामिनी बाबू लजा गए, फिर संभल कर बोले, बात यह है कि सिर्फ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होने से ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ होना जरूरी है। मैं अंग्रेजी साहित्य का पीएचडी हूँ, पर इतना ही देखकर कोई क्या समझेगा। अदर पीएचडी नहीं चाहिए, मेरा मतलब यह है, मैं कहता हूँ सिर्फ पीएचडी होने से क्या होता है, कुछ नहीं। नहीं यानी बड़ी से बड़ी डिग्री भी आदमी को आदमी नहीं बना सकती अगर वह दायरे से बाहर अलग अलग विषयों का और भी ज्ञान प्राप्त नहीं करता। फिर एक कल्चर भी तो है। मुझे डॉक्टरी हासिल करने के अलावा और भी बहुत कुछ देखना भालना पड़ा है। सभ्य जातियों की रहन सहन की बातें कितना मिला मिलाया। यह तो मानी हुई बात है कि भारतवर्ष में बंगालियों से बढ़कर कल्चर अपर प्रोविंस के लोगों में नहीं। हिंदुस्तानी बेचारे लाख पीएचडी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हो जाएं, कंधे पर लाठी रखकर चलने वाली वृत्ति कुछ न कुछ रहेगी। यानी देखने वालों को हिंदुस्तानी की पदवी की अपेक्षा कंधे पर लाठी ज्यादा साफ नजर आई। यामिनी बाबू फंसे, तुला उत्तर न सूझा। बोले, प्रोफेसर बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी सब अपने आदमी तो हैं, बैरिस्टर घोष भी अपने ही हैं। इनकी आवाज में ताकत है। कुछ ताल्लुकेदार हैं, बुद्ध इनकी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। ये जानते हैं और ठीक भी है, तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। अभी बंगालियों का मुकाबला हिंदुस्तानी नहीं कर सकते। एक हिंदुस्तानी जितना पढ़कर समझता है, एक बंगाली उससे ज्यादा सिर्फ देखकर। मेरा ख्याल है सिर्फ सुनकर, निरुपमा कहकर गहरी मनोभूमि में उतर गई। यह भाव भी ठीक यामिनी बाबू की समझ में ना आया। वे उसी सहृदयता से बोले, हाँ यह भी ठीक है। देहात में बहुत से बंगाली हैं जिन्हें कलकत्ता देखने का अवसर नहीं मिला, पर सुनकर वे बेहद सी बातें जानते हैं। उन्हें मौका भी है। जो जितना जानता है वह उतना सुना भी सकता है। हिंदुस्तानियों के पास तुलसीदास की रामायण के सिवा सुनाने की चीज है क्या? इधर एक नौटंकी चली है। धीरे धीरे बगीचे से कैसर बाग तक खुली जगह पार हो गई। निरुपमा ने बातचीत करना बंद कर दिया। समझकर यामिनी बाबू भी चुप हो रहे। रास्ता तय होता जा रहा था, पर हृदय चाहता था अभी और साथ हो और बातचीत हो। प्रेसी की विमुखता उनके लिए सुमुखता थी, क्योंकि वे उसका अनुकूल अर्थ लगाते थे। इसी समय रास्ते के एक बगल बैठा कैप कोट वाला एक चमार देख पड़ा। यामिनी बाबू बोले, ये कुछ पढ़ा लिखा होगा। अगर चमार है तो समझना चाहिए इसे जगह नहीं दी ऊंचे वर्ण वालों ने, इसलिए कलम छोड़कर अपना पेशा इख्तियार कर लिया है। इसे पैसा देना चाहिए। अगर चमार नहीं तो भी, क्योंकि इसने एक आदर्श सामने रखा। फिर बढ़ते हुए चमार के सामने जाकर खड़े हुए। निरुपमा को भी साथ चलना पड़ा, पर पास पहुंचकर देखकर जरा ठिठुक गई। चमार मन में अव्यक्त ध्वनि हुई। कृपा की दृष्टि से देखते हुए उपकार करने वाले स्वर से यामिनी बाबू ने कहा, 37 हेवेट रोड पर आधा घंटे भर बाद हम काम देंगे। अभी यही पेशगी देते हैं। एक इकन्नी फेंकते हुए, तुम कौन हो? इस वक्त तो चमार हो। इकन्नी वापस करते हुए कुमार ने कहा, मैं घंटे भर बाद वहां आऊंगा, तब काम करके पैसे लूंगा। मैं आपकी कृपा के लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। तो तुम चमार नहीं हो? अच्छा, वहीं तुमसे पूछेंगे।
यामिनी बाबू मंडी की तरफ मुड़े। कुमार के पास बहुत से आदमी आए और आते रहे। भीड़ लगती बढ़ती रही। लोगों में उत्सुकता, आनंद, सहानुभूति फैली। वह बादामी और काली पॉलिश की 2 डिबिया और एक ब्रश लिए बैठा था। कई जोड़े पॉलिश करने को मिले, सबसे एक ही 1 पैसा उसने लिया। उसकी भलमनसाहत का यह दूसरा प्रमाण था। शहर में सनसनी फैल चली। चमार इधर उधर जो थे चौकन्ने हुए। वे 2 पैसे से कम नहीं और 1 आने तक पॉलिश कराई लेते थे। कुछ पहचान के लोग भी रास्ते से होकर गुजरे। सस्ता साहित्य समुद्र के प्रकाशक लाला श्यामा नारायण लाल देखकर कह गए, हम 4 रुपए फार्म दे रहे थे। मोपासा के अनुवाद के वह आपको नहीं मंजूर हुआ। आखिर पॉलिश और ब्रश लेकर बैठे। राम खेलावन सिंह मुंह बिगाड़कर बोले, 7 रुपए घंटे की पढ़ाई लगवा रहे थे। नहीं भाई, अब चमार बनकर पुरखों को तारो। फिर कर नहीं देखा, कितने स्वदत कह गए। घंटे भर बाद कुमार उठा। पास 6 आने पैसे आ रहे थे। मन प्रसन्न था। संसार में कोई मार नहीं सकता। रोटियां चल जाएंगी। अगर इसी कार्य को महत्व देने के लिए अदृष्ट चक्र से घूमता हुआ बहुभाषाविद और लंदन विश्वविद्यालय का डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होकर वह आया है, तो इसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता है। उसका विद्या प्राप्ति वाला उद्देश्य सफल है। अर्थ प्राप्ति वाला यदि इस रूप से विद्या वाले को दिखावे के तौर पर लेकर हो रहा है तो हो। वह कटाक्ष नहीं करता, बल्कि इस कार्य को घृणा करने वाली ऊंचे वर्ण की दृष्टि से वह घृणा करता है। संभव है शिक्षा वैसा कार्य सहयोग देकर भारत को सच्चे वर्ण निर्माण की शिक्षा दे रही हो। यह सोचकर वह चला। उसी गाड़ी वाले बरामदे के नीचे कई और बंगाली एकत्र थे। जब वह फाटक के भीतर गया और उसकी ओर कौतुकपूर्ण प्रश्न भरी दृष्टियां उठीं, वह समझ गया कि इससे पहले उसके संबंध में काफी बातचीत हो चुकी है। मोटर की बगल से निकलकर एक पैर बरामदे की सीढ़ी पर चढ़ाकर यामिनी बाबू से काम देने के लिए उसने कहा। तब तक एक बंगाली सज्जन ने पूछा, आप कहाँ रहता है? एक गांव रामपुर है। रामपुर में? सुरेश बाबू ने पूछा। सामने के दीवान खाने में निरुपमा थी। दरवाजे के पास आ गई। जी, निगाह नीचे किए हुए कुमार ने कहा। कौन रामपुर? सुरेश बाबू ने देखते हुए पूछा। जिला उन्नाव में एक मौजा है। अच्छा। सुरेश और निरुपमा की हंसती हुई दृष्टि एक साथ मिल गई, एक ही भाव से जैसे। रामपुर में आप किस घर के हैं? सुरेश बाबू ने पूछा। मिश्रों के यहाँ का। आप ब्राह्मण हैं? एक बंगाली सज्जन ने पूछा। जी। प्रसन्न होकर सब बंगाली हंसे। आपके पूज्य पिताजी का शुभ नाम? सुरेश बाबू ने पूछा, मन में निश्चय किए हुए। पंडित गिरिजा शंकर मिश्र। कुमार हंसा। प्रश्न की सदाशयता समझकर संयत स्वर से कहा, मैं लंदन का डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हूँ। निरुपमा बिल्कुल सामने आ गई। ऐसी दृष्टि से देखने लगी जैसे वहां कोई ना हो। आपका शुभ नाम? उस बंगाली ने पूछा। मुझे कृष्ण कुमार कहते हैं। आप अधिक समय न लें, बड़ी कृपा होगी अगर मेरा काम मुझे दें। यामिनी बाबू गहरे भाव में डूबे हुए। कितने विषय, कितनी बातें आई गईं। यह वही व्यक्ति है, अभी अभी इसकी चर्चा हो चुकी है। भाव बदला। निरुपमा को देखा, फिर कुमार को नहीं समझ सके कि होटल वाला यही आदमी है। तब अच्छी तरह देखा न था। जेब से 1 रुपया निकालकर बढ़ाते हुए अंग्रेजी में बोले, लो, हम तुमसे जूते पॉलिश करवाना अपना अपमान समझते हैं। तुमने बड़े साहस का काम किया है। ये हमारी सहायता, हमें आशा है स्वीकार करोगे। कुमार ने उसी तरह उत्तर दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस तरह की सहायता नहीं चाहता, क्षमा करेंगे। आप शिक्षित हैं, आपको शिक्षा देना व्यर्थ है, इतने से आप अच्छी तरह समझ लेंगे। सच्चा, आप सब सज्जनों को धन्यवाद। फिर कृतज्ञ दृष्टि से एक बार निरुपमा को देखकर धीरे धीरे फाटक के बाहर आया। यामिनी बाबू नेहरू को देखते हुए सुरेश से बोले, इसी के 2 मकान कानपुर में हमारे रहन हैं। इसके बाप ने बाबा के पास रखे थे, इसके खर्च के लिए शायद, और जो काम रहा हो। निरुपमा को दिखाकर सुरेश बोले, इसकी जमींदारी थी रामपुर सोरहुआ ने। नीली मार खाकर जिस तरह निरुपमा से नाराज हुई थी, अनादृत होकर उसी तरह यामिनी बाबू से हुई। वह शारीरिक शक्ति में दीदी या यामिनी बाबू से कम है, पर बदला चुकाने की शक्ति में नहीं। जिस समय चमार के रूप में कुमार गया था और उसके उत्तरोत्तर बढ़ते परिचय से लोगों में आश्चर्य और श्रद्धा बढ़ रही थी, उस समय बिना व्यक्तित्व और बिना विशेषता की समझी गई नीली भी एक बगल खड़ी हुई सब कुछ देख सुन रही थी। उसे अपने प्रति होने वाली अवज्ञा की परवाह न थी, कारण उसने निश्चय कर लिया था कि ऊंचाई, शक्ति और विद्या जैसी कुछ ही बातों में वह दूसरों से छोटी है। जब वह उनकी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी तब वैसी हो जाएगी, यों दूसरों की तरह वह भी सब बातें समझ लेती है। कुमार के चले जाने के बाद देर तक उसके संबंध में बातें होती रहीं। वह सब समझी। वहां कई और बंगाली युवक थे।
उन लोगों ने कुमार के विद्वान होने पर भी जूता पॉलिश करने का पेशा इख्तियार करने की तारीफें की। पहले देर तक बहस हो चुकी थी कि देश गिरा हुआ है, गुलामों की कोई जाति नहीं, फिर भी जातीय ऊंचाई का अभिमान लोगों की नस नस में भरा हुआ है। इससे मानसिक और चारित्रिक पतन होता है, हम लोगों के एक दूसरे से ना मिल सकने, इस तरह जोरदार न हो पाने का यह मुख्य कारण है। इतने बड़े विद्वान का निस्संकोच भाव से यह कार्य इख्तियार करना महत्व रखता है। इससे लोगों की आंखें खुलेंगी, उन्हें ठीक ठीक मार्ग सूझेगा। ज्यों यूरोप विद्यार्थी जाते ही रहते हैं, या तो वहां बिगड़ जाते हैं या में लेकर नहीं तो पदवी के साथ काले रंग के गोरे होकर आते हैं, अपनी संस्कृति के पक्के दुश्मन बनकर। यूरोप की चारित्रिक शिक्षा यही है जो इसमें देखने को मिली कि गर्व का नाम नहीं, अपने काम से काम, हृदय से इस काम को छोटा नहीं समझता। बड़ी देर तक सोचते रहकर यामिनी बाबू ने कहा, परिस्थिति मजबूर करती है तब बुरे भले का ज्ञान नहीं रहता। जो काम सामने आता है इंसान इख्तियार करता है, क्योंकि पेट वाली मार सबसे बड़ी मार है। दीवान खाने में बैठी हुई निरुपमा सुन रही थी। यामिनी बाबू के विकृत स्वर से मुंह बनाकर उठकर ऊपर चली गई, हृदय से दूसरे युवकों की आलोचना का समर्थन करती हुई। नीली बातें भी सुन रही थी और बातें करने वालों का बोलते वक्त मुंह भी देख रही थी। कुमार के लिए नीली के भी मन में सहानुभूति पैदा हुई। उस आलोचना के फलस्वरूप उसने निश्चय कर लिया कि यह अच्छा आदमी है और हर एक शंका का समाधान इससे निस्संदेह होकर किया जा सकता है। कभी कभी वह होटल जाया करती थी, मैनेजर उसे स्नेह करते थे। दोपहर के भोजन के बाद जब घर वाले आराम करने लगे, होटल चलकर कुमार से स्नेह प्राप्त करने के लिए नीली चंचल हो उठी। मिलने की कल्पना से हृदय में बाल चापल्य पैदा हुआ, जिससे उसे एक प्रकार का सुखानुभव होता रहा। इधर उधर देखकर घर के लोगों की आंख बचा त्वरित पद होटल आई। ठीक सामने मैनेजर का कमरा था। एक दृष्टि से मैनेजर को देखा। मैनेजर के मुख पर कुछ ऐसी गंभीरता थी कि नीली की सस्नेह आलाप वाली इच्छा दब गई। उसे कुछ भय सा लगने लगा। तब तक होटल का नौकर रामचरण आया और बोला, बाबू अभी नहीं तनख्वाह देना चाहते तो 10 दिन बाद दीजिए, मैं अपने भाई के पास जाता हूँ। पर कुमार बाबू के बासन अब हम नहीं छू सकते, हमें रोटी पड़ जाएंगी, कहकर चलने लगा। इसका साफ मतलब नीली समझ गई। एक कुर्सी पर बैठ गई और उसी तरह कभी मैनेजर साहब और कभी नौकर का मुंह देखने लगी। डांटकर मैनेजर साहब ने रामचरण को बुलाया, फिर ऊपर नारायण बाबू और जगदीश बाबू को बुला लाने के लिए कहा। वह होटल नाम में जितना भड़कीला है, भोजन में उतना सुघर और प्रचुराशय नहीं। नाम के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, वैष्णव भोजन। होटल में जो कहार हैं वे भोजन से भी बढ़कर वैष्णव हैं, यानी आचार शास्त्र का यथानियम पालन करने वाले। उन्हें तरक्की की भी प्रचुर आशा है, क्योंकि भगवान दीन अहिर अब ठाकुर बन गया है और किसी का छुआ भोजन नहीं करता। उनके मनोभाव की यहाँ पुष्टि होती है। जहाँ ज्यादातर दफ्तरों के वे बाबू रहते हैं जो सरकार को कलयुग की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली प्रधान शक्ति मानते हैं, और उसकी या उसके रंग से रंगी अन्य ऑफिसों की नौकरी आर्थिक व्यवस्था के कारण करते हैं। पर वे हृदय से पूर्ण रूप से प्राचीन सनातन धर्म के रक्षक हैं। उनके विचार में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का पूरा चित्र इस समय भारत में देख पड़ता है, और श्री भगवान के अवतार में अब क्यों देर हो रही है यह उनकी समझ में नहीं आता। नारायण बाबू और जगदीश बाबू को रामचरण बुला लाया। इतवार को भी आराम नहीं मिल रहा। वे नासिका कुंचित किए हुए सोचते से आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैनेजर साहब ने कहा, तो क्या कुमार बाबू को जाने के लिए कह दूं? यह हम कैसे कहें? नारायण बाबू ने कहा, पर यह जरूर है कि उनके रहने पर हम होटल छोड़ देंगे। जगदीश बाबू ने कहा, यह इंग्लिस्तान नहीं, जैसा देश वैसा भेष, यहाँ तो इस तरह चमारों में ही रहा जा सकता है। भाई हमें सोना है, हम तो जाते हैं, कुमार बाबू को बुला ला। मैनेजर ने रामचरण को आज्ञा दी। कुमार बगल में था, बातें सुन चुका था पहले की और इस समय की। कहा कि बाकी किराए का बिल चुकाकर वह शाम को चला जाएगा। इस समय उसे मैनेजर साहब की बात सुनने की फुर्सत नहीं। कुमार की आवाज मैनेजर साहब के पास तक पहुंची। नीली खुश होकर उठी। आवाज में खुश कर देने की वैसे ही लापरवाही थी। भीतर से कमरे में न जाकर बाहर के बरामदे में टहलने लगी। बाहर से भी तर जाने का दरवाजा है, पर बिना परिचय के जाए कैसे? मैनेजर से पूछताछ कर कोई सूरत निकालती, पर उसकी जगह न रही। मैनेजर कैसा आदमी है इसे अक्ल नहीं, होटल वाले गधे हैं। नीली बरामदे में टहलती रही, कुमार के झरोखे के पास, इच्छा पूर्वक धीरे धीरे कि वह टोके, स्नेह करे, तब बातचीत हो। उसे कुमार जैसा आदमी पसंद है। होटल वालों को मालूम नहीं कैसे आदमी से प्यार और किससे घृणा करनी चाहिए। जब कुमार ने नीली को गिन गिन कर पैर रखते देखा
तब समझ गया कि सामने वाले घर की लड़की है। वह उसके घर गया था, इसलिए उसे समझा देना चाहती है कि वह भी आई हुई है और उसके प्रति उसकी सहानुभूति है। बंगला में कुमार ने आवाज दी, क्यों? नीली खुश होकर आगे बढ़ गई। वहां से उसका मुंह न देख पड़ता था। उठकर कुमार ने दरवाजा खोला। देखा देखकर लजाकर नीली दूसरी तरफ देखने लगी। टोकने से लड़कियां अक्सर भाग जाती हैं। नीली भागी नहीं। कुमार की इच्छा हुई उसे बुलाकर बैठाए और उससे बातें करे। इधर दोपहर भर और नीति की बहस सुनते सुनते परेशान हो रहा था। कहा, एक तस्वीर मेरे पास है, बहुत अच्छी है, आओ तुम्हें दूं। एक दफा सारी देह हिलाकर नीली ने नहीं नहीं की, फिर धीरे धीरे कमरे में गई। कुमार बंगला बोला। वह साफ बंगला बोल सकता है। यह एक नया आविष्कार नीली ने किया और पहले उसके मन में जितना सामीप्य कुमार का था अब और हो गया। बड़े आदर से कुमार ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, फिर अंग्रेजी मैगजीन से एक तस्वीर फाड़ कर दी। नीली तस्वीर देखती हुई खुश होकर कुमार से बोली, आप तो हिंदुस्तानी हैं। नीली की साफ हिंदी कुमार को बड़ी अच्छी लगी। पूछा, और तुम? बंगाली। नीली गंभीर हो गई, फिर तस्वीर देखने लगी। हम हिंदुस्तानियों से बड़े हैं। यह भाव इस जरा सी लड़की में भी बद्धमूल है। कुमार ने सोचा, फिर हंसकर पूछा, तुम कहाँ पैदा हुई? अपना मकान दिखाकर नीली बोली, वहां तो वह बंगला है। तब तो तुम भी हिंदुस्तानी हो। नीली ने लजाकर सिर हिलाया। कुमार बंगला में बोला, हम बंगाली हैं, तुम हिंदुस्तानी हो। नीली बंगला में बोली, आप हिंदुस्तानी हैं, मैं जानती हूँ। मेरी जन्मभूमि कलकत्ता है, फिर मैं हिंदुस्तानी कैसे हूँ? तुम कहाँ रहते हो? ढाका। कुमार जोर से हंसा और बंगला का पूर्व बंग वालों पर मजाक बनाया। एक पद्य कहा। पद्य बहुत मशहूर है, नीली भी जानती थी। चूंकि वह पूर्व बंग की थी, इसलिए उसका उत्तर भी उसने रट रखा था। जो पूर्व बंग वालों का बनाया हुआ था सुना दिया। फिर बोली, दीदी कलकत्ते की है। कुमार ने नीली के मकान में जूते पॉलिश करने के लिए जाकर भी निरुपमा को देखा था। समझ गया, पर उस पर कोई बातचीत न की। कहा, तुम लोग ढाके के बंगाली बनो, इससे तो बेहतर है कि लखनऊ के हिंदुस्तानी रहो। बंगाली हम हैं। हूं। कुमार के गर्व के स्वर पर अवज्ञापूर्ण ध्वनि करके नीली ने कहा, आप तो रामपुर में रहते हैं। रामपुर दीदी की जमींदारी है। कुमार खूब खुलकर हंसा। कहा, तुम्हारी दीदी तो बहुत बड़ी जमींदार है। 3 घर का गांव है और कुल 9 खेत, बाकी सब ऊसर। और भी तो गांव है। नीली कुमार को एकटक देखती हुई बोली, तुम्हारी दीदी बहुत बड़ी जमींदार है। शादी हो जाएगी तब जमींदारी रखी रहेगी, तब तुम जमींदार होगी। नहीं आप समझे, कहा तो दीदी कलकत्ते की है, हम ढाका के। हाँ, गलती हो गई। तुम्हारी दीदी कलकत्ते से जहाँ कैसे आकर जमींदार बन गई? आपके गांव के कौन जमींदार है? वे तो रामलोचन बाबू हैं। है नहीं थे, उनका देहांत हो गया। 3 साल हुए। अब दीदी जमींदार है, काम सब दादा करते हैं। नीली मन ही मन सोच रही थी, दीदी इन्हें प्यार करती है, ये भी दीदी को प्यार करें तो तुम्हारी दीदी की जिससे शादी होगी वह तो रातों रात मालदार हो जाएगा। हाँ, कहकर नीली ठिलफिला दी। कहा, यामिनी बाबू से होगी। यामिनी बाबू का नाम कुमार को याद था। पूछा, कौन यामिनी बाबू? वह जो यूनिवर्सिटी में अभी लेक्चरर हुए हैं। कुमार चुप हो गया, फिर जल्दी ही स्वस्थ होकर पूछा, तुम्हारा नाम? श्री नीलिमा देवी। कहने के सभ्य ढंग पर कुमार हंसा, फिर पूछा, और हमारे गांव की जमींदार तुम्हारी दीदी का नाम? नीली मुस्कुराकर बोली, श्री निरुपमा देवी। कुमार कुछ सोचता हुआ सा उठा। कमरे के बाहर होटल की घड़ी लगी हुई थी। देखने के लिए लौटा तो नीली ने पूछा, अच्छा, एक ग्राउंड की घास 2 घोड़े 2 दिन में चढ़ते हैं, तो एक घोड़ा कितने दिन में चढ़ेगा? 4 दिन में। क्यों, मेरा इम्तिहान हो रहा है? नहीं, आप तो आज चले जाएंगे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आप जब कह रहे थे तब मैं वहां बैठी थी। अब कहाँ जाएंगे? कुछ ठीक नहीं। तुम्हारी दीदी की इतनी जमींदारी है, कहीं जगह दिला दो। नीली उठी और तस्वीर लिए दौड़ती हुई जैसे कुछ लक्ष्य कर घर चली गई। दीदी के कमरे में जाकर देखा, वह अंग्रेजी का एक उपन्यास पढ़ रही थी। नीली को अपनी गलती मालूम होते ही दीदी के प्रति कुछ वैमनस्य दूर हो गया। बगल में बैठकर बोली, कुमार बाबू ने मोची का काम किया है, इसलिए होटल वाले उन्हें होटल में नहीं रख रहे। वह आज कहीं चले जाएंगे। बड़ी अच्छी बंगला बोलते हैं। निरुपमा सचिंत आंखों से सोचती रही। किताब एक बगल रखी रही। सुरेश के पिता योगेश बाबू 55 पार कर चुके हैं। गृहस्थी के झंझटों से फुर्सत पा घर रहकर योग साधन किया करते हैं। ध्यान सदा सुरेश पर रहता है कि नवयुवक गृह युद्ध के दांव पेंच भूलकर सहानुभूति में कहीं बहक न जाए। कर्म द्वारा जो संपत्ति अर्जित की है, अब ज्ञान द्वारा उसकी वृद्धि में रहते हैं। सुरेश पिता का आज्ञाकारी पुत्र है।
यद्यपि उसमें 20वीं सदी की संस्कृति रूप दुर्बलता है, फिर भी वह पिता की कृपा और अपने कर्तव्य को दिन भर में कई बार याद करता है। इसका संसार सुख फल वह प्रत्यक्ष भी करता जा रहा है और इसी से होने वाली देवताओं की पूजाएं। निरुपमा योगेश बाबू की सगी भांजी है। उनके बहनोई बाबू रामलोचन के पिता प्रयाग में कार्यवश आकर रहे थे, रहने वाले कलकत्ते के थे। रामलोचन की शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई, फिर लखनऊ में योगेश बाबू की बहन से ब्याह। क्रमशः सांसारिक संघात में उभरते हुए रामलोचन बाबू युक्त प्रांत की एक अच्छी एस्टेट के मैनेजर हो गए। दीर्घकाल तक इस पद पर रहे और यथेष्ट धन अर्जन किया। जमींदारी में रहता हुआ आदमी जमींदारी ही पसंद करता है। उपार्जित अर्थ का व्यय बाबू रामलोचन ने मौजे खरीदने में किया। मुसल्लम, रामपुर और अवध के 3 और मौजों में कुछ कुछ हिस्सा खरीदा। कुल मिलाकर 12,000 की निकासी थी। प्रयाग में पहले से उनका अपना मकान था। लखनऊ में भी कई अच्छे बंगले बनवाए। संतान केवल निरुपमा थी। इधर मैनेजरी से अवसर ग्रहण कर चुके थे। उनकी मृत्यु से 1 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। औरों की तरह उनका भी ससुराल पक्ष प्रबल था। ससुराल वालों का ही विश्वास करते थे। कभी कभी कलकत्ता जाया करते थे। उनके भैयाचार वहां थे, पर उन पर विश्वास न था। दैवयोग पत्नी के मरने के 6 महीने बाद खुद भी बीमार पड़े। 6 महीने तक इलाज होता रहा, पर कुछ फल न हुआ। एक दिन निरुपमा को योगेश के हाथ सौंपकर उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद लीं। उस समय निरु 16 साल की थी। एक शादी की बातचीत पहले निरु की मां के समय हुई थी। उन्होंने सुधार का इतना ही अर्थ समझा था कि कन्या बालपन पार कर जाए तब उसका ब्याह हो जाना चाहिए, पर उसकी मृत्यु से वह शादी रुक गई। दोष माना गया। फिर निरु के पिता का भी देहांत हो गया। योगेश बाबू विचारों में यद्यपि सनातन धर्मी थे, फिर भी निरु के विवाह विषय में ब्रह्म समाजी बन गए। तहाँ आजकल 20 साल से पहले का ब्याह में ही शुमार करने योग्य नहीं। भीतरी उद्देश्य उनका और था, जिसका पता उनके अलावा उनकी पत्नी को भी नहीं लगा। बात यह थी कि रामलोचन की बीमारी में उन्होंने 50,000 का खर्च तैयार किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमींदारी तथा मकान किराए की आमदनी उसी खर्च वाले कर्ज में ब्याज के साथ काटते जाते थे। वह भी इस तरह की 20 रुपए महीने के मुख्ताराम की जगह सुरेश का मासिक वेतन 200 अलग करके और घर के खर्च और मुआमलों मुकदमों में जो 3 के 13 करते थे वह अलग, इस रूप से ब्याज निकालकर 3 साल में सिर्फ 10,000 रुपए असल में कटे थे। बाकी जिन्स असबाब निरु के घर से उनके घर पहुंचकर कम अंशों में निरु के रह गए थे। गहने अपनी असलियत खो बैठे थे। उनकी जगह उन्हीं की तरह हल्के दूसरे बनकर आ गए थे। निरु को यह कुछ मालूम न था। इस सब के संबंध में उसे ज्ञान भी बहुत थोड़ा था। योगेश बाबू के पास इन सब का सच्चा चिट्ठा तैयार था। वे कभी कभी निरु को सुनाकर कहते थे, तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक जमींदारी पक्की खरीदी है। निरु हंस देती। व्यंग्य और अन्योक्ति का इतना पता उसे न था। उसका आदर यथेष्ट था। वह काफी समझदार हो चुकी थी। जब उसकी माता और पिता स्वर्गवासी हुए उसे जोरदार धक्का लगा, पर मामा मामी और वहां के भाई बहनों के स्नेह में अब वह भूलता जा रहा है। इधर कुछ दिनों से काफी समझदार होकर वह ऐसा अनुभव कर रही है कि उस गृह के वायुमंडल में उसे स्नेह देकर तृप्त कर देने वाला कुछ भी नहीं है। वहां एक अभाव जैसे सदा ही बना रहता है। जब से विवाह की बात उठी, यामिनी बाबू की आमद रफ्त बढ़ी। यह अभाव तीव्रता प्राप्त करता गया। जैसे दूर तक विचार करने पर भी सुख का कोई चिन्ह स्पष्ट नहीं देख पड़ता। वह केवल गुरुजनों, समाज के अदब कायदों, विरासत में मिली वहां की संस्कृति का अनुसरण करती जा रही थी। क्यों संस्कृति हृदय को संस्कृत नहीं करती? उसके प्रकाश से आई दिव्य अनुभूति प्राणों को समुद्भासित नहीं करती? उसकी समझ में नहीं आता, पर उसका अपना कोई भी निश्चय नहीं। वह जैसे वहीं की उन्हीं की इच्छा पर निर्भर, उन्हीं के सुख से सुखी है। यामिनी बाबू योगेश बाबू की साली की ननद के लड़के हैं। बड़ी छानबीन के बाद उनका पता लगाया गया है। संपन्न है, निरु के जैसे नहीं। कानपुर में उनके बाबा जज थे, पिता वकील। योगेश बाबू ने इन्हें मुलाहजेदार समझकर निरु के विवाह की बातचीत की थी। यद्यपि कन्या के देखने भर की स्वतंत्रता बंगाल में दी जाती है, फिर भी इनके विलायती भाव को ताड़कर एक दिन सुरेश से उन्होंने इशारे में यह बातचीत की, पर महस रामकृष्ण देव की तपोभूमि दक्षिणेश्वर आजकल बंगालियों के कोर्टशिप की जगह हो रही है। दर्शन का बहाना भर रहता है और अब उतनी बंदिश चल भी नहीं सकती। सुरेश पिता के इंगितों का समझदार हो गया था। कवायद शुरू कर दी। योगेश बाबू का मतलब था, निरु सुंदरी है, यह विलायती बेवकूफ जरूर फंसेगा। जब समझ में आ जाए कि गिरह लग गई
तब इसे कर्ज वाला मुआमला समझाकर नेहरू से पक्की लिखा पढ़ी करा ली जाए। इस तरह सामाजिक कलंक न लगेगा और बनाव न पिगड़ा तो लिखा पढ़ी के बाद भी इस समय जैसे सुरेश के लिए आमदनी का जरिया रहेगा। रामलोचन का रुपया जमींदारी खरीदने और बंगले बनवाने में खर्च हुआ, यह साफ है। आमदनी वे घूमने फिरने और अनेक मदों में खर्च कर चुके थे। योगेश बाबू 2 मंजिल पर अपने कमरे में बैठे हुए थे। नौकर ने यामिनी बाबू के आने का संवाद दिया। योगेश बाबू ने बुला लाने की आज्ञा दी। यामिनी बाबू ने बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। अभ्यस्त स्नेह के स्वर से योगेश बाबू ने आदर किया। आओ आओ बेटा बैठो। सामने की कुर्सी पर नम्रतापूर्वक यामिनी बाबू बैठ गए। योगेश बाबू पहले की तरह गंभीर हो रहे। कुछ देर बाद यामिनी बाबू बोले, मैं कुछ दिनों के लिए कानपुर जा रहा हूँ, मिलने के लिए। स्नेह के स्वर से कहकर मुस्कुराकर वृद्ध ने फर्शी की नली संभाली। जी नहीं, साग्रह देखते हुए। तो गर्मी की छुट्टियों में यहीं क्यों न रहो, खस की टट्टियों का आराम। मैं इसीलिए पहाड़ नहीं जाता, व्यर्थ खर्च। सिर झुकाकर एक बगल देखने लगे। जी यहीं रहूंगा, भक्त की दृष्टि से ताकते हुए। हाँ, मैंने सुना है नीरू भी यही चाहती है। उसी ने कहा है शायद तुमसे। पूरी प्रसन्नता से मुंह देखते हुए लजाकर जी और काम है, कहने लायक हो तो कहो। इसीलिए आया हूँ, रुपयों की जल्द आवश्यकता होगी। एक रहन की संपत्ति है कानपुर में। कोई रजिस्ट्री बेच दूंगा या करार की मियाद पूरी हो चुकी है, दावा कर दूंगा। कैसी संपत्ति है? योगेश बाबू अच्छी तरह पलथी मारकर तनकर बैठे। यामिनी बाबू ने सारा हाल कहा। फिर यह भी बताया कि उन्होंने सुना है वह रामपुर का रहने वाला है। कुमार का हाल कहकर नम्रता से मुस्कुराए। योगेश बाबू ने समझ की सांस छोड़ी। फिर कुछ देर तक यामिनी बाबू को देखते रहे। फिर अपने स्वभाव के अनुसार स्वस्थ होकर स्नेह के स्वर से बोले, कहाँ प्रोफेसरी, कहाँ यह जहमत। कुछ रुक कर, तुम चाहो तो हम शक्ति भर तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। जी हाँ, मैं तो इसीलिए आया था। बाबा है नहीं, सच्ची सलाह आप ही एक देने वाले हैं और सहायक। योगेश बाबू हंसे, कहा, जरा सी अड़चन है, फिर कहेंगे। आखिर नीरू की संपत्ति तो तुम्हारी ही संपत्ति है। अभी नीरू के पास भी रुपया नहीं। हंसकर बुढ़ापे के सहारे के लिए कुछ कमा रखा था। तुम कहो तो सुरेश के नाम वह रजिस्ट्री खरीद ली जाए, या हम नीरू को कर्ज दें। तुमसे नीरू खरीद ले। मकान मौके के हैं, अगर आप नीरू को कर्ज देकर उसी के नाम रजिस्ट्री खरीद लें तो बड़ी भारी कृपा हो। अच्छा अच्छा। वृद्ध उसी प्रसन्नता से यामिनी बाबू को देखते रहे। 1 मिनट बाद प्रणाम कर यामिनी बाबू ने चलने की आज्ञा मांगी। सब बेटा चिंता न करना, कहकर यामिनी बाबू के मुड़ते वृद्ध ने घूरा। कमल निरुपमा की मित्र है। फर्स्ट आर्ट तक दोनों साथ थीं। नीरू ने छोड़ दिया, वह भी ए में है, पिता ब्राह्म है। उसके भी विचार वैसे ही। बहुत अच्छा गाती है, मिलने आई है, नमस्कार। कमरे में बैठते ही हाथ जोड़कर कहा। नीरू बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर वैसे ही नमस्कार किया। चेहरा उतरा हुआ। संभलने की कोशिश की पर बहुत कुछ न संभली। बैठने के लिए कुर्सी ठीक कर दी। आओ बैठो, कहकर मुस्कुराई। चिंता की रेखाएं फिर भी खुली रह गईं। कमल संयत होकर बैठ गई। भाई, इस समय बैठने की इच्छा नहीं, तैयार हो लो, कुछ टहलाएं। कमल के स्वर से स्नेह की प्रसन्नता नीरू में जगने लगी। उसे बैठे बैठे अच्छा ना लग रहा था। ग्रीन रूम की अभिनेत्री की तरह अलस बैठी रही, जिसका पार्ट देर में आने वाला है और जिसमें उसे अभिरुचि नहीं। उठकर हाथ मुंह धोकर साड़ी बदलने गई। कमल स्वभाव से चतुर है, उसका अंदाजा ठीक लड़े गलत वह लड़ाती है। चिरु सुंदरी है, इसलिए उसके पास प्रेम पत्रों की कमी न होगी, उसने सोचा। इसका आधार था, नीरू को प्रेम पत्र के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा था। राजनीति शास्त्र के लेक्चरर डॉ फड़कंकर नीरू के बगल वाले मकान में रहते हैं। नए नए विलायत से आए हैं। उन्हें प्रेम के पवित्र संबंध में किसी प्रकार की रुकावट मनुष्योचित नहीं मालूम देती। प्रेम पाप नहीं। उन्होंने नीरू को देखकर कॉलेज की छात्रा को ज्ञान से बढ़ी हुई मानकर एक चिट्ठी लिखी, जिसमें अपनी सम्मति और विवाह की इच्छा प्रकट की थी। प्रेम के लच्छेदार शब्दों से पत्र सज्जित था। पढ़कर उत्तर लिखने का ढंग नीरू की समझ में नहीं आया। उसने पत्र मामा के हाथ रखा। मामा ने नीरू का कॉलेज जाना बंद कर दिया। कमल के लिए यह कम मजाक न था। वह नीरू की सरलता दिव्यता पर तुष्ट थी, पर वह यही नहीं समझी कि मामा ने भड़कंकर के पत्र में नीरू के प्रति हुए उसके प्रेम की अपेक्षा नीरू की जमींदारी पर पड़ी। उसकी दृष्टि को ज्यादा साफ देखा था। साथ साथ यह भी सोचा था कि जो भक्ति मामा के प्रति उसकी है, उसकी रक्षा मामा के लिए पहले आवश्यक है। कमल उठकर टेबल के ड्रार खोलने लगी। बंद कर सिरहाने के तकिए का तला देखा।
अंदाज ठीक लड़ा। एक पत्र पड़ा था, निकालकर पढ़ने लगी। नाम और पता देखकर मुस्कुराकर उसी तरह रख दिया और भले मानस की तरह कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। नीरू तैयार होकर आई। कहाँ चलना है? मुस्कुराकर पूछा। कहीं नहीं, गोमती साइड तक टहल आए, पर लौटकर गाना गाना होगा। हाँ हाँ हाँ, समय बड़ा अच्छा है, कहकर कमल हंसी। नीरू सरल दृष्टि से देखती रही। आईने में एक बार चेहरा देखकर कमल ने रुक्मा को लेकर बाहर निकली। देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। सीधी निगाह रास्ता देखती हुई दोनों गोमती की तरफ चलीं। कैसरबाग पार हो गया, लोगों की भीड़ घट गई, इक्के दुक्के रह गए कभी कभी आते हुए। आजकल तुम्हारे रोमांस का क्या हाल है? खुली हुई कमल ने पूछा। कैसा रोमांस? चिरू ने लजाकर मुस्कुराकर पूछा। वही भड़कंकर वाला। भाई, तुम्हें हमसे ज्यादा आजादी है। हमें बहुत वक्त नहीं, अक्सर घर वालों की मर्जी पर रहना पड़ता है। अच्छा, तो इधर का कोई मर्जी वाला रोमांस हो तो बतलाओ। चिरुपमा मुस्कुराकर कमल को देखने लगी। इसी तरह मुस्कुराती देखती रहो, यही मैं चाहती हूँ। चिरुपमा को मर्म तक गुदगुदाकर उभारने के लिए कमल ने कहा। अगर कोई प्रसंग चल रहा है तो उससे तुम सुखी हो, इसके ये मानी है, यानी केवल तुम्हारे घर वालों की मर्जी नहीं। कमल की यानी से निरुपमा को हंसी आ गई। मजाक में बनाकर पूछा, अर्थात? और तेज होकर कमल बोली, अर्थात उनसे तुम्हारे मामा नहीं शादी कर रहे। चिरुपमा समझकर चुप हो गई। कमल ने बनावटी क्रोध से कहा, देखो विवाह मजाक नहीं, एक जिंदगी भर का उत्तरदायित्व है, बिना समझे बिना मन मिले। सोचती हुई बोली, तुम मेरी सखी हो, मुझसे छिपाना ठीक नहीं, मैं तुम्हारा उपकार कर सकती हूँ। कहकर उत्तर की प्रत्याशा में कृत्रिम गंभीर हो गई। वह निरुपमा से उसके प्रेम और विवाह की कथा सुनकर सुखी होना चाहती थी और दुख में साथ देना एक सच्ची सखी की तरह।